तो फिर से नमस्कार प्यारे साथियों, जो लोग अभी जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। मैं करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और ये काफी दिनों बाद हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा और इसमें मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को कराने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस चक्रवात ने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है? ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को नोट कर लेना है। इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया को किसने करा है। सही आंसर है इसका जैस्पर, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रखना है, क्या? ऑस्ट्रेलिया। अब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया को एक तो प्यासी भूमि का देश कहते हैं, इसको प्यासी भूमि का देश इसको बोलते हैं, याद रखेंगे। पूरी ऑस्ट्रेलिया का 90% ये जो है ना मरुस्थल है, डिजर्ट है। ये भी आप लोग जो है ये लिख लेंगे, ठीक है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया नाम का मरुस्थल पड़ता है, विक्टोरिया, ठीक है। क्या? विक्टोरिया, विक्टोरिया मरुस्थल आप लोग नोट करेंगे। विक्टोरिया डिजर्ट कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया झील कहां पर है? साउथ अफ्रीका में, ये आप लोग याद। और विक्टोरिया महल कहां पर है? कलकत्ता में। ये सब चीजें। और विक्टोरिया रानी भी रह चुकी है ब्रिटेन की। तो ये इस तरीके से आप इसको जोड़कर लिखेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बिपरजॉय आप लोग याद रखेंगे। बिपरजॉय ये भी चक्रवात था। बिपरजॉय की बात करें तो ये अरब सागर में आया था, अरब सागर में आया और इससे इफेक्टेड हुआ था कौन? इससे हुआ था गुजरात एंड महाराष्ट्र। गुजरात एंड महाराष्ट्र इसने रखा था। इसका जो नामकरण है बिपरजॉय का, वो नामकरण मतलब किसने इसको नॉमिनेशन इसका करा? तो वो थे बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से गिरा है। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट 100 है वो बांग्लादेश से जुड़ा है, ठीक है। आप लोग साथ के साथ प्लीज नोट करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद है मोचा। मोचा आप लोग देख रहे होंगे। तो मोचा चक्रवात जो है ये बे ऑफ बंगाल में आया। बे ऑफ बंगाल में इसको आप लोग देखेंगे। और बे ऑफ बंगाल में जो मोचा आया है ये इसका जो नाम रखा है, इसका नामकरण करा था यमन ने। किसने किया था? यमन ने इसका नामकरण जो है वो रखा था। आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। तो ये ही कुछ इंपॉर्टेंट थे जो आप लोगों के क्या बोलते हैं चक्रवात हैं। आप लोग ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है एंथनी एल्बनीज। क्या नाम है? वहां के पीएम का नाम नोट करेंगे, एंथनी एल्बनीज। एल्बनीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी क्यों चर्चाओं में रही है? ऑस्ट्रेलिया इसलिए चर्चाओं में रखा है, याद रखेंगे। वो है क्या? वो आप लोग याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया ने अभी 2023 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो जीता है भारत को हराकर, ठीक है। ये प्लीज आप लोग जो है देख लेंगे। क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन था। इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहां से 1-2 क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर ने शीर्ष भारतीय स्थान प्राप्त किया है? ठीक है। तो इनमें भारतीयों का बताना है, शीर्ष भारतीय। भारत में क्या, एक तो भारत का भी बताएंगे प्लस इसमें टॉप कंट्री का भी बताएंगे, वो कौन सा है। अगर हम भारत की बात करें, देखो वैसे तो इसका आंसर क्योंकि इसमें वर्ल्ड में पूछा है, अगर भारत का नाम इसमें दिया नहीं तो वियना इज अ राइट आंसर। एंड अगर इंडिया की बात करें तो हैदराबाद। ये दोनों आप लोगों को याद रखना है। और वियना किसकी राजधानी है? वियना राजधानी है किसकी? ऑस्ट्रिया की। किसकी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। हैदराबाद आप लोग याद रखेंगे। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो चिनक्लिस खान ने इसकी स्थापना करी। और हैदराबाद में क्या है? 4 मीनार है, आप लोग नोट करेंगे। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी,
यहां पर ही है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। हैदराबाद में आप लोग एक चीज और नोट करेंगे, हैदराबाद में, हैदराबाद से और कौन कौन जुड़े आप लोग नोट करेंगे। हैदराबाद किसकी राजधानी है, वो है तेलंगाना की कैपिटल है। और तेलंगाना में, चलो वो तो मैं आगे करूंगा, फिलहाल आप जो है इसको नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद बेंगलुरु है, साइंस सिटी के रूप में जानते हैं बेंगलुरु को, और बेंगलुरु को जानते हैं किसके, केम्पेगौड़ा सिटी, सिलिकॉन सिटी के रूप में भी हम लोग बेंगलुरु को जानते हैं, ठीक है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, और ये जो है साल्ट सेल जो है द्वीप पर जो है ये स्थित है। इसके बाद मैं कुछ इंडेक्स आप लोगों को मैंने कराए थे, फिर से मैं रिवीजन आप लोगों को करा देता हूं। हंगर इंडेक्स में हमारा जो स्थान है वो 111वां है, 111वें नंबर पर हम हंगर इंडेक्स में हम जो अभी लोग स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लीज आप लोग जो है याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देखेंगे, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप में 127वीं रैंक है हमारी, 127, तो ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, प्लीज आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा स्थान 80 पर है, पहले नंबर पर सिंगापुर है, ये भी आप लोग प्लीज देख लेंगे, ठीक है। इसके साथ प्रेस फ्रीडम में हम लोग 161वें नंबर पर, 161 रैंक हमारी किस पर है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर हमारी क्या है, पोजीशन है, ठीक है। क्लियर हो गया बात सभी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं और बहुत सारी चीजें आपको कराऊंगा, लेकिन अभी बीच में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। और 3 क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में COP28 के दौरान किसी रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, मैंने पिछली क्लास में आपको एक बताया था बिहार सरकार की कौन सी योजना इसे इंटरनेशनल स्कीम्स का कैटेगरी में डाला गया। एक तो मुझे बताइएगा फटाफट से, और एक मुझे बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो ये अवार्ड मिला है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अतुल साह को। किसको मिला है, डॉक्टर अतुल साह को, ठीक है। COP28 आपको पता ही है कहां पर हुआ था, यूएई की दुबई में हुआ था, दुबई में। ये आप लोग जो है याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। COP21 कहां पर हुआ था, COP21 आप लोग याद रखेंगे 1995 में जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, ये है आप लोगों का क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। ये सम्मेलन हर साल होता है और भारत ने इसमें पार्टिसिपेट जो है वो किया था, ठीक है। क्लियर है बात, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, इसमें एक नाम जुड़ा है, अगर वो उस नाम की बात करें तो हरि बालकृष्ण, इन्हें 2023 का मार्कोनी कौन थे, रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी, लिख लेंगे आप लोग, मार्कोनी अवार्ड इन्हें मिला है, मार्कोनी पुरस्कार इन्हें मिला है 2023 का। और मार्कोनी कौन थे, मार्कोनी ने क्या, रेडियो की क्या करी, खोज करी। जैसे बचपन में कहते रेडियो चलाते थे ना, रेडियो आप लोग बचपन में, तो बचपन में जब 5वीं 6वीं क्लास में थे तो सब लोग रेडियो, घर पे रेडियो होते थे, तो रेडियो का चैनल चेंज करना होता था, तो कोनी मारते थे, अरे इसका चैनल चेंज कर। तो आप इसको याद कर लेना, किसकी खोज करी, रेडियो की, मार्कोनी की। कुछ खोजकर्ताओं के नाम लिखवा दे रहा हूं आपको, जैसे टीवी होता है आपका, ठीक है, तो टीवी की खोज किसने करी, JL बिलियर्ड ने, JL बिलियर्ड आप लोग लिख लेंगे। टीवी की खोज किसने करी, JL बिलियर्ड की। मार्कोनी ने किसकी करी खोज, रेडियो की, ठीक है। और गैलीलियो ने टेलीस्कोप की। ये आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी मैचिंग में और कभी कभी डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लेते हैं। हालांकि मार्कोनी अवार्ड जो है ये साइंटिफिक अवार्ड है, विज्ञान का एक पुरस्कार है जो हर साल दिया जाता है। ये मिला है भारत के हरिकृष्ण को, ये आप लोग याद रखेंगे। ये कंप्यूटर वैज्ञानिक है, ठीक है। ये कौन है, कंप्यूटर वैज्ञानिक। इसके बाद है महेंद्र मिश्रा को 2023 का मातृभाषा पुरस्कार मिला है इनको, मातृभाषा पुरस्कार इनको मिला है, ठीक है। मातृभाषा पुरस्कार किसको मिला है, वो मिला है डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। डॉक्टर अतुल साह ने बताई दिया, COP28 में रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड मिला है। इसके बाद है आपके
ए बी के प्रसाद, ए बी के प्रसाद को कौन सा मिला है? तो इन्हें मिला है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय पुरस्कार, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से इन्हें सोशल रिफॉर्म के लिए दिया गया है, सामाजिक उत्थान के लिए इन्हें जो है वो दिया गया है। अब फटाफट से राजा राम मोहन राय जी के बारे में लिख लीजिएगा फटाफट से, राजा राम मोहन राय। तो इनके बारे में आप लोगों को लिखवा देता हूं बहुत सारी बातें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भैया आएंगे ही आएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सारे बच्चे, राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो इन्हें क्या कहते हैं? फादर ऑफ, आप लोग नोट करेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, मॉडर्न इंडिया का, आधुनिक भारत का पिता इनको कहते हैं, भारत, आधुनिक भारत का पिता इनको कहते हैं। आप लोग नोट करेंगे फटाफट से, क्या लिखेंगे इनके बारे में? लिखेंगे वो क्या, नंबर 1 लिखेंगे 1828 में इन्होंने क्या करा? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, ब्रह्म समाज की, ठीक है। 1829 में क्या किया था? इन्होंने सती प्रथा पर बैन लगाया था, सती प्रथा पर क्या किया? बैन लगा दिया। किसकी हेल्प से? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी इसमें मदद करी थी, ठीक है। ये आप लोग नोट करेंगे। इसके साथ साथ मैं अभी आप लोगों को बताऊं, इनकी राजा की उपाधि, राजा का जो टाइटल है वो किसने दिया था इनको? अकबर सेकंड ने इनको राजा का टाइटल दिया। इसके साथ साथ एक चीज लिख लेंगे आप लोग, इनकी जो मृत्यु है वो 1833 में कहां पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी भाई साहब, इंग्लैंड में, ये भी आप लोग नोट करेंगे। इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय जी ने 2-3 काम और करे हैं, वो क्या? एक 1825 में वेदांत कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी इन्होंने 1825 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ईयर बुक्स, इनके बारे में फैक्चुअल डेटा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। और इन्होंने एक वेदांत सोसाइटी बनाई थी, वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी, सोसाइटी आप लोग लिख लेंगे 1816 में। और एक और रह रहा है, वो क्या है इनका? वो है आत्मीय सभा, ये बनाई थी इन्होंने 1814 में। किसमें? आत्मीय सभा, आत्मीय सभा आप लोग नोट करेंगे, ये बनाई थी 1814 में। ये भारत में जो कुरीतियां थी, जो छुआछूत, लोगों को एकजुट करना और लोगों को भटक रहे थे, जैसे बहुत सारी हमारे ट्रेडिशनली चीजें, कस्टम चले आ रहे थे, उनका रिफॉर्म करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। एजुकेशन की ओर इनका ज्यादा बढ़ावा देना था, ये भी आप लोग जो है लिख लेंगे इनसे रिलेटेड। और इनकी किताबों के नाम और मैं बता दूं आप लोगों से, जो इनकी किताब थी वो आप लोग लिखेंगे। इनकी किताबों के नाम एक बार देख लेते हैं। इनकी किताब का नाम है, एक का नाम है ब्रह्मनिकल है, संवाद कौमुदी है, संवाद कौमुदी एक है, मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार है, मिरात उल अखबार। और एक आप लोग, एक और रह रहा है इनका तोफत अल उद्दीन, मुहाउद्दीन, ठीक है। ये आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। ये एग्जाम में इनकी किताबें भैया आती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे प्लीज आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। ये एक मिसलेनियस क्लास है, तो मैं हर एक टॉपिक्स को रिलेट करके कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आप लोगों तक पहुंच जाए इस 1 घंटे की क्लास में, और आप लोग इनको रिवाइज कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है आपका लोसार महोत्सव, लोसर फेस्टिवल देखेंगे। तो लोसर फेस्टिवल जो है वो किसका है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख का है, ठीक है। लोसर नंबर किसका है? ये मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, वो है लोसर किसका है? लद्दाख, किसका? लद्दाख का। लद्दाख आपको पता ही है 31 अक्टूबर 2019 को भारत का एक यूटी बना, ये आप लोग याद रखेंगे। और अभी लद्दाख के वर्तमान में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, कौन है अभी, ये मुझे बताइए जल्दी से। लद्दाख में आप लोगों को याद रखना है क्या? अक्साई चीन, अक्साई चीन, अक्साई चीन जो चाइना से डिस्प्यूटेड है 1962 से, यहीं पर पड़ेगा, आप लोगों को याद रखना है। एक सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन, बाल्टोरा, बाल्टोरा,
बियाफो, बियाफो, ये सारे क्या है, ग्लेशियर कहां पर है आपके, यहीं पर है। यहां पर लद्दाख में काराकोरम रेंजेस में, लद्दाख में काराकोरम रेंजेस में कौन सी इंडिया की हाईएस्ट पिक आप लोग देखते हैं, कौन सी है, K2 गॉडविन, आप लोग यहीं पर देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। और यही की अगर मैं बात करें आप लोगों को, तो इसमें लद्दाख में आप लोग याद रखेंगे क्या, लद्दाख की राजधानी है लेह, और लेह कौन सी नदी पर है, इंडस नदी पर, यानी सिंधु नदी पर है। ठीक है, और यहाँ के उपराज्यपाल अभी कौन है, अभी है BD मिश्रा। इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, उपराज्यपाल, उपराज्यपाल कौन है भाई साहब, तो वो है आपकी BD मिश्रा। ठीक है, नोट कर लिया आप सभी ने, नोट कर लिया। जब सिंधु नदी लद्दाख में एंट्री करती है, जब सिंधु नदी लद्दाख में एंट्री करती है, तो उस स्थान को बोलते हैं दमचौक। तो आप लोग नोट कर लेना, दमचौक, दमचौक के पास में, ये लद्दाख में पड़ता है, इंडस रिवर इसके अंदर जो है वो एंट्री करती है। क्लियर हो गया भैया। जोजिला पासेस कहां पर है, लद्दाख में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी से मुझे बता दीजिएगा फटाफट से। और 2023 के कुछ इंपोर्टेंट मेले मैं आप लोगों को बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन में आप लोगों को आसानी रहेगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं 2023 के कुछ इंपोर्टेंट क्या, कुछ इंपोर्टेंट क्या वो है, जैसे पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहां पर हुआ, आप लोग नोट करेंगे, इसके नाम से पता चल रहा होगा आप लोगों को, अजमेर राजस्थान में, अजमेर राजस्थान में क्या, पुष्कर मेला। ठीक है, इसके साथ साथ आप लिखेंगे बोनालू, बोनालू फेस्टिवल, ये त्योहार है, त्योहार या फेस्टिवल एक ही बात है, तेलंगाना, तेलंगाना लिख लेंगे। और तेलंगाना में भी चुनाव हुए हैं, आपको पता ही है। जरा बताना तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने, विधानसभा सीटें पता है आपको कितनी तेलंगाना की, 119। ठीक है, हैदराबाद कैपिटल है इसकी। 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना, 2 जून 2014 को, ये भी आप लोग नोट कर लेना, ये बात है, रटी हुई होनी चाहिए, कई बार बता चुका हूं आपको। ठीक है, फिर लिखेंगे आप लोग बंगस वैली फेस्टिवल, बंगस वैली फेस्टिवल, बंगस वैली त्योहार J&K में मनाया गया, ये आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद लिखेंगे आप लोग हेमिस, हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क है कि ये वहां पर भी है, लद्दाख में है, और लद्दाख का ये फेस्टिवल है, आप लोग जो है नोट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तेलंगाना के कौन है मुख्यमंत्री, वो है कौन, लिख लेंगे रेवंत रेड्डी, इनका पूरा नाम है अन्मुल्ला रेड्डी। ठीक है, आगे बढ़े, एक और लिख लेंगे आप, थावे महोत्सव, थावे, थावे फेस्टिवल लिखेंगे, बिहार का है, बिहार का। ठीक है, गज महोत्सव असम का, असम। तो ये कुछ फेस्टिवल है भैया जो काफी इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप जो है लिख लीजिएगा। हो गया, काफी सारी चीजें हम लोगों ने करा दी। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देख लेते तेजी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाल ही में कहा नई समुद्री प्रजाति, हाल ही में कहा नई समुद्री प्रजाति, इसका नाम क्या है, डिमोर चेस्टिया एलानिसिस की खोज की गई है भाई, ये आप लोगों को बतानी है। ठीक है, अब ये है क्या, इसको एक बार देखेंगे फटाफट से, ये क्या है इसके बारे में कुछ फटाफट से देखेंगे। तो ये क्या है, सबसे पहले तो एक मैं बता दूं, ये है प्रॉन्स, प्रॉन्स होता है झींगा, ये झींगा है एक प्रकार का। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ये क्या है, झींगा है, और ये कहां पर मिला है, ये मिला है आपका चिल्का झील। चिल्का झील कहां पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, पेरियार कहां पर है, केरल में। सांबर कहां है, राजस्थान में। ठीक है, कबरताल कहां पर है, बिहार में। तो ये आप लोग नोट कर लेना सारी लेक। ठीक है, लेक में से मैं और भी बहुत सारी लेक्स आप लोगों को भी कहो तो बोर्ड पर लिखवा दूं, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही आपके बोर्ड पर लिख दे रहा हूं, एक बार चाहो तो आप लोग नोट कर लेना। जैसे आपकी लोकटक,
लोकटक झील कहां पर है? आपकी मणिपुर में। ठीक है, लोकटक कहां है? मणिपुर। ठीक है, सामर राजस्थान होगी। पुलिकट कहां पर है? पुलिकट है आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ती है। लोनार कहां पर है? लोनार है आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, डिंडवाना, डिंडवाना, डिंडवाना पिछोला, लेक पिछोला, फतेह सागर, नक्की, नक्की, ये सारी कहां पर है? जयसमंद, राजसमंद, ये सारी राजस्थान में। ठीक है यार, खांसी हो रही है पता नहीं आज। ठीक है, ठीक है, इसके बाद है, आप लोगों ने एक फुलर लेक सुनी होगी। फुलर लेक, फुलर लेक कहां पर है? ये भी लिख लीजिएगा आप लोग। फुलर लेक यूपी के पीलीभीत में है, यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। इसको आप लोग चाहो तो नोट कर लेंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर की लेक मैंने कई बार कराई है क्लासेस में। अनंतनाग है, अनंतनाग, गर्म पानी देना। अनंतनाग, डल झील, बुलर झील, शेषनाग, नागिन, ये सारी कहां पर है? ये सारी आप लोगों की जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। ठीक है, क्लियर है? ये प्लीज आप लोग, सारी की सारी झीलें मैंने करा दी आप लोगों को। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में राज्यसभा द्वारा पारित मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक, इलेक्शन कमिश्नर बिल 2023 पास किया गया है। वो किसने पेश किया था? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है। तो राज्यसभा कौन से आर्टिकल में भैया? आप लोगों की आर्टिकल 80 में। आप लोग याद रखेंगे। टोटल कितने मेंबर हैं? 250। आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, राज्यसभा कितने साल के लिए होती है? 6 साल के लिए होती है। 1/3 इसमें रिटायर होते हैं पर 2 ईयर में। ठीक है, इलेक्शन मुख्य चुनाव आयुक्त आप लोग देखते हैं किसमें इलेक्शन कमीशन हमारा? आर्टिकल 324 में। और चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार है, राजीव कुमार है हमारे। ठीक है, अब इसमें एक बिल पास किया गया है। इस बिल में एक इलेक्शन कमिश्नर और अदर जो आपके डिप्टी कमिश्नर होते हैं, ठीक है, उनको लेकर एक कमेटी बनी है। और इस कमेटी में 3 लोग होंगे, जो अभी ये ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसमें कौन कौन होंगे ये आप लोग देख लीजिएगा फटाफट से। तो इस कमेटी में एक तो आपके प्रधानमंत्री जी होंगे, एक तो पीएम होंगे, एक सेंट्रल कैबिनेट का कोई कैबिनेट मिनिस्टर होगा। तो आप लोग लिख लेंगे कैबिनेट मिनिस्टर होगा इसमें एक तो। और दूसरा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक होगा जो भी लोकसभा या फिर सबसे बड़ी पार्टी का, विपक्षी पार्टी का नेता होगा, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी किसकी? लोकसभा का अपोजिशन लीडर। ये आप लोग जो है नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, केवल लोकसभा याद रखना इसमें। ठीक है, राज्यसभा का नहीं। इसमें चेंजेस क्या हुआ है, मतलब पूछ ले कि परिवर्तन क्या हुआ है। इसमें पहले जो कैबिनेट मिनिस्टर था ना, इसकी जगह पहले सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई साहब थे। सीजीआई की पोस्ट को हटा दिया है इस बिल के माध्यम से। ठीक है, इसी को लेकर डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है। क्लियर होगी बात सभी को? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं फटाफट से। और ये मैं इसका सिनॉप्सिस बना देता हूं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो किसी तरीके की। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की बात करें हम लोग, तो इसके मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं। इसे अंडर आर्टिकल 324 में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें इसकी जो बॉडी है, इसमें एक चेयरमैन होंगे, यानी एक आयुक्त होता है कमिश्नर, और इसमें 2 आप लोगों के अदर दूसरे नंबर का और एक तीसरे नंबर का एक इसमें जो होते सह आयुक्त होते हैं, यानी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कमिश्नर बोलते हैं। मुख्य नहीं होंगे,
बस वो आयुक्त होंगे। ठीक है, क्लियर है? किसका आंसर बताना है? अच्छा, इसका आंसर है क्या? अबे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ये है अर्जुमन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसके साथ इसमें हम लोग देखते हैं कितने साल की नियुक्ति है, इसमें कार्यकाल कितना होगा इन सबका आप लोग लिख लेंगे 6 ईयर या 65 ईयर आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, रिजाइन किसको दिएंगे यानी त्याग पत्र किसको देंगे? भाई साहब राष्ट्रपति जी को देंगे, राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देते और इसमें लिख लेंगे। ठीक है, ये चुनाव किसका कराता है? राष्ट्रपति का। लोकसभा और राज्यसभा और राज्य की जितनी भी आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके चुनाव किस कराने की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? उसकी चुनाव कराने की जिम्मेदारी है हमारे, और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ये आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट देख लिया है, पूरी तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे बढ़ेंगे, फटाफट से देखेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए पीयूष गोयल कौन से मंत्री हैं? बताइए जल्दी। पीयूष गोयल कौन से कैबिनेट मंत्री हैं बताइए? तो ये आप लोग याद रखिए किसके भैया? कपड़ा मंत्री, कपड़ा क्लॉथ मिनिस्टर कह लीजिएगा सीधा सीधा। और हैवी इंडस्ट्री, भारी उद्योग, ये भी है। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर किसने कह दिया यार? रेलवे मिनिस्टर नहीं है, वो अश्विनी वैष्णव है। प्रहलाद जोशी कौन से हैं? प्रहलाद जोशी हैं आपके कोयला मंत्री, कोल माइन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी। अर्जुन राम मेघवाल क्या है? अर्जुन राम मेघवाल बताइए फटाफट से। ये हैं लॉ मिनिस्टर, कानून मिनिस्टर बने आपके। ठीक है, और एक है नारायण राणे, तो ये है आपके क्या, जिसे हम लोग बोलते हैं ना सेमी बोलते हैं क्या? नहीं, एक सेकेंड, MSME, स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, इस मिनिस्ट्री के ये मंत्री हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इनकी पोस्ट भी रिकॉल करते रहना, ये फायदा करेंगे आप लोगों को। आगे बढ़े, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 7। अब ये देखिएगा कुछ ऑपरेशन हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, काफी सारे ऑपरेशन है वो देखेंगे। पहले देख लेते हैं ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स सेकंड किसके द्वारा चलाया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे। सही आंसर इसका बताना है आप लोगों को, ये किसके द्वारा जो है वो चलाया गया है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किसके द्वारा? वो है इंटरपोल। किसके द्वारा? इंटरपोल। ठीक है, और ये क्या है आप लोग नोट कर लेंगे, मानव तस्करी को रोकने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी को रोकने हेतु, ये आप लोग प्लीज नोट करेंगे। ठीक है, इंटरपोल के बारे में देखेंगे फटाफट से। इंटरपोल के बारे में पढ़ेंगे फटाफट से। इंटरपोल की ये क्या है? विश्व की पुलिस इसको कहा जाता है। 1923 में 1923 में इसकी स्थापना करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस के लियोन्स में। ठीक है, ये आप लोग नोट करेंगे। 195 मेंबर हैं अभी इसके, 195 इसके मेंबर हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई। द हेग में इसका क्या है? अभी क्या है द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का? मुझे बताइए यूएन चार्टर के किस आर्टिकल में? बताइए इंटरनेशनल कोर्ट यूएन चार्टर, और यूएनएससी बताइए कौन से आर्टिकल में? और आईएलओ तो मैं आपको बता ही चुका हूं 1919 में, जेनेवा हेडक्वार्टर है इसका आईएलओ का। ठीक है, आप मुझे बताइए यूएन चार्टर के किस आर्टिकल में इंटरनेशनल हम न्यायालय को पढ़ते हैं, और यूएनएससी कौन से आर्टिकल में? फटाफट से मुझे सारे बच्चे बताएंगे। तब तक मैं आप लोगों को कुछ ऑपरेशन बता देता हूं, हालांकि कई बार मैंने बताए। जैसे अभी ऑपरेशन आप लोगों ने देखा होगा अजय, तो ऑपरेशन अजय भारत सरकार ने चलाया जब इजराइल और फिलिस्तीन का यानी हमास का संघर्ष हुआ था, तब ऑपरेशन अजय था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की के साथ भारत ने चलाया था, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन देवी शक्ति आपका अफगानिस्तान से चलाया था। ये आप लोग नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन करुणा
म्यांमार के साथ चलाया था, ये भी आप लोग प्लीज देख लेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? आगे बढ़े, सारे हो गए आप लोगों के। यूएनएससी कौन से है? यूएन चार्टर के किस आर्टिकल में यूएनएससी? यूएनजीए तो 9 में है ना, और यूएनएससी किस में है? 22 में, 22 में। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? यूएन चार्टर भी आता है भैया यूपी जुडिशरी में, तो इसको भी प्लीज ध्यान रखें। यूएनएससी में 5 स्थायी और 10 अस्थायी, टोटल 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, और इंटरनेशनल कोर्ट किसमें है? आर्टिकल यूएन चार्टर के आर्टिकल 92 में इंटरनेशनल कोर्ट दिया गया है, जिसमें 15 जजेस होंगे, 10 साल का टेन्योर होगा। दलवीर सिंह भंडारी दोबारा चुने गए व्यक्ति है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, 2027 तक रहेंगे। और आर्टिकल 92 से 97 तक हम इसको पढ़ते हैं, 92 से 97 तक। क्लियर, याद हो गया? रिवाइज हो रही है, कुछ चीजें नहीं हो रही आप लोगों के हैं। इसके बाद है हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित जो है वो किया गया है। ठीक है, तो इसको एक बार देखेंगे, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार आप लोगों को बताने किसे किसे मिला है, बताइए जल्दी से। तो इसमें देखेंगे, देखिएगा इसमें ना 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है, एक तो डेनियल बेरनबोइम को मिला है और दूसरा अली अब्बू अबाब को मिला है। ये 2 नाम आप लोगों को याद रखने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये कौन है, एक बार इन्हें देख लेते हैं भैया, ये कौन किन लोग हैं, क्यों दिया जाता है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये विकास, शांति और डेवलपमेंट के लिए जो दिया जाता है, पीस एंड डेवलपमेंट के लिए ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें इसके 2, अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो 2 लोगों का नाम इसमें याद रखना है। जो डेनियल साहब हैं, ये कहां के? अर्जेंटीना के, अर्जेंटीना के, इनको मिला है ये। ठीक है, और जो अली अबू अबाब हैं, ये फिलिस्तीन के हैं। ये कहां के हैं? फिलिस्तीन के, फिलिस्तीन आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इन दोनों को मिला है, बस ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये जो है पियानो बजाते हैं, पियानो वादक है, पियानो वादक है ये, और इन्होंने फिलिस्तीन में जो है शांति का काम करा है। शांति, एक मतलब सोशल वर्कर है, शांति का काम करा है, इसलिए इनको मिला है। ठीक है भैया, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना आप लोग याद रखेंगे क्या, अर्जेंटीना ने 2022 का क्या जीता था? आपको तो पता ही होगा, मेसी याद आ रहा होगा ना, फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का किसने जीता था? वो अर्जेंटीना ही थी। ठीक है, अर्जेंटीना ने। ठीक है, और हराया किसने था? अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। ठीक है, अर्जेंटीना क्षेत्रफल के आधार पे एपीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, 8वां बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया। 8वां बड़ा देश है अर्जेंटीना, ये आप लोग याद रखेंगे। इससे बड़ा कौन है? 7वें नंबर पर कौन है? हमारा भारत है। फिर भारत से 6ठे नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना चाहिए। पहला कौन है? रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। क्लियर होगी बात सभी को? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई किसी को? जल्दी मुझे बता दीजिएगा। कुछ चीजें हालांकि मैं तेज करा रहा हूं, पर ये सब रिवाइज है, मतलब बेसिक ज्योग्राफी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में फिनलैंड द्वारा किस देश को AWSDC एनजीओ को अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार, इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी अवार्ड दिया गया है बाय फिनलैंड। ठीक है, तो ये एक एनजीओ है, ये क्या है? एक एनजीओ है, और इसको इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी अवार्ड मिला है। तो पहली बात, ये 2 चीजें हैं जो एग्जाम में आपको हिट करेंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं भैया कि ये आप लोगों का AWSDC है क्या? तो ये है अफगान, आप लोग नोट करेंगे, अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ये एक एनजीओ है। ठीक है, और ये है कहां का? ये भी आप लोग नोट करेंगे, ये कहां का है? ये अफगानिस्तान का है। कहां का है भैया? अफगानिस्तान का।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। ठीक है, अब यहां पर जो ये किस देश द्वारा दिया गया है? फिनलैंड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किस लिए दिया गया इसके नाम से ही पता चल रहा है, और मैं फिर भी बता दूं, ये दिया गया है जेंडर इक्वलिटी के लिए। बात क्लियर हो गई सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे बता दीजिएगा फटाफट से। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, और इसी रियाद में संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन हुआ था, जो कर्नाटक ने जीती मेघालय को हराकर। अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है, हालांकि अब वो एग्जिस्ट नहीं करती, और यहीं पर अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट का निर्माण किया था। कतर की राजधानी दोहा है, और इसी दोहा में आप लोग याद रखेंगे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जो अभी अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर। और एक चीज और याद रखेंगे आप लोग फटाफट से, क्या है? ठीक है, एसडीजी जो होते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें जो जेंडर इक्वलिटी है ये 5वें पोजीशन पर है। जेंडर इक्वलिटी होते हैं ना सस्टेनेबल गोल, कितने होते हैं टोटल एसडीजी गोल कितनी है? ये आप लोग चाहो तो नोट कर लेंगे, मैं अलग से करूंगा। 17 गोल होते हैं। 17 में क्लाइमेट चेंज का बताना, 17 में जेंडर इक्वलिटी, ये एग्जाम में आ चुके हैं भैया, यूपी जुडिशरी, यूपी पीसीएस, जेंडर इक्वलिटी ये 5वें नंबर पर है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज लिख लेंगे, क्लाइमेट चेंज कौन से नंबर पर है? 13वें पर है। ठीक है, भूखमरी बताना, भूखमरी कौन से पर है? जल्दी बताइए। भूखमरी है 2 नंबर पर। ठीक है, हंगर, ये भी मैं करा दूंगा आप लोगों को, कुछ लोगों को नया लग रहा होगा, बट ये इंडेक्स गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एसडीजी गोल इन्हें बोलते हैं। इनकी पोजीशन है, ये कई बार एग्जाम में आती है। अभी फिलहाल के लिए 3 याद कर लो। 5वें नंबर पर जेंडर इक्वलिटी, 13वें नंबर पर क्लाइमेट, और 2 नंबर पर है हंगर। ठीक है, गरीबी कौन से नंबर पर? पहले पर गरीबी है। याद हो गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, वेरी गुड। अब जल्दी से फटाफट से मैं कुछ आप लोगों को अभी क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले कुछ नई चीजें आप लोगों को करा देता हूं तेजी के साथ में। ठीक है, जल्दी से मैं आज से जो है ना छोटा छोटा रिवीजन के तौर पर, मतलब आई नो आप लोग पढ़ रखे हैं, लेकिन मैं बहुत तेजी से आप लोगों को कराऊंगा ये चीजें, बहुत तेजी से आईपीसी को एक रिवीजन फॉर्मेट में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, केवल रिवीजन फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब मुझे पता है कि ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे बच्चे कि आप लोग लॉ की कोचिंग कहीं और भी कर रहे हैं, परंतु इस क्लास का एक मैं पार्ट बनाना चाहता हूं, ताकि ये खाली समय में करंट अफेयर के साथ हम इसको नए तरीके से चीजों को डिस्कस करें। ठीक है, तो आईपीसी को एक स्टार्ट कर रहा हूं, और 5 मिनट में हम बहुत सारे सेक्शंस को इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से, अभी क्योंकि एग्जाम लग रही है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड 1860 का है, सब्सटेंटिव लॉ है, सारभूत विधि है। इसका ड्राफ्ट लॉर्ड मैकाले ने बनाया, एक्ट नंबर 45 है। इनेक्टमेंट इसकी डेट है 6 अक्टूबर 1860 को, और इसका एनफोर्स हुआ था 1 जनवरी 1862 को। ये भी आप लोगों को याद रखना है। टोटल चैप्टर 23, टोटल सेक्शन इसमें है 511। यही इंट्रोडक्शन अगर हर एक्ट का रखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन आपको हर बार मिलता है, और कभी कभी जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है। जो लॉर्ड मैकाले हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे फर्स्ट लॉ कमीशन के, और फर्स्ट लॉ कमीशन बना था बाय 1833 एक्ट के माध्यम से, जो एग्जिस्ट में आया था 1834 में, 1834 में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर होगी बात सभी को? ये तो मतलब एक बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था। इसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, आईपीसी का इंडेक्स चैप्टर वाइज आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे आप प्रेम्बल देखते हैं, इंट्रोडक्शन है सेक्शन 1 से लेकर 5 तक। फिर आप लोग देखते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन, जो आप लोगों के साधारण स्पष्टीकरण है, सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक। तो पहले हम इन्हीं को रिकॉल करेंगे। आज एक चैप्टर रिकॉल हम जो है तेजी के साथ में करेंगे। सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 इसके नाम के बारे में बताता है, इसका विस्तार जो है वो बताता है सेक्शन 1। और इसके साथ साथ सेक्शन 2 कहता है कि भैया भारत के भीतर कहीं भी अपराध होगा ना, भारत के भीतर, मैं आप लोगों को बता देता हूं अभी के अभी, मतलब मैं आईपीसी मैप से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ये भारत का मैप है, अगर इसके अंदर कोई क्राइम होगा तो सेक्शन आईपीसी 2 के तहत लायबिलिटी बनेगी, आप ऑफेंस कमिट, आपको मतलब लायबिलिटी आपकी बन जाएगी। ठीक है, सेक्शन 3 क्या कह रहा है भाई? सेक्शन 3 भी यही कहता है कि सेक्शन 3 देख लेते हैं एक बार। सेक्शन 3 क्या कह रहा है? सेक्शन 3 क्या कहता है कि भैया भारत से परे
अब ये वाला क्वेश्चन कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि भारत से बियॉन्ड क्या है, तो इसका मतलब मैं मैप के माध्यम से बता देता हूं। भारत का मतलब ये है कि भारत यहां से लेकर 12 नॉटिकल मील तक, ये 12 नॉटिकल मील है, नॉटिकल मील को मैं एनएम से लिख रहा हूं, यहां तक भारत का ही 12 नॉटिकल मील तक भी भारत का ज्यूरिडिक्शन होगा। समझ रहे हो ना, क्या होगा, भारत का ज्यूरिडिक्शन होगा। तो इसका मतलब यह है कि इस भारत के आसपास जो कोस्टल बाउंड्री है, जो 9 राज्य कोस्टल बाउंड्री बना रहे हैं, तो यहां भी अगर कोई ऑफेंस कमिट होगा तो वो भी भारत में ही माना जाएगा, प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो भी भारत के ही ज्यूरिडिक्शन में आएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और भारत के लॉ ही उस पर एनफोर्स किए जाएंगे। बात क्लियर है, बड़ी बेसिक सी बात है, इसको आप लोग इस तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को। फिर है चैप्टर, फिर आपका कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये भैया एक्सटेंशन ऑफ द आपका कोड बता रहा है कि क्या है कि इसमें भारत के बाहर जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, इसको हम लोग बोलेंगे, जो ऑफेंस होंगे वो 3 ग्राउंड पर भारत में ही माने जाएंगे। कैसे, एक बार मैप को ओपन कर लेते हैं, और मैप ओपन करने से आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपने सोचा था कि आईपीसी मैप के माध्यम से स्टार्ट करूंगा मैं, तो इससे जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मैंने इसलिए लगा दिया है। ठीक है, देखो सेक्शन 4 क्या कह रहा है, इसमें 3 कंडीशन बताई है। ठीक है भाई, हमारे इस भारत का कोई व्यक्ति है, इस भारत का कोई व्यक्ति है, अब वो पाकिस्तान में बैठो, अफगानिस्तान में बैठो, चाइना में बैठो, अपराध वहां कर रहा है तो माना जाएगा, पहली ग्राउंड, याद होगी बात, भूलोगे तो नहीं। दूसरा इसने कह दिया कोई भारत का एयरक्राफ्ट है, या भारत का कोई हेलीकॉप्टर मान लो, या भारत का कोई जहाज मान लो, पानी वाला जहाज, बस उसका रजिस्ट्रेशन भारत में होना चाहिए, बशर्ते वो भारत का रजिस्टर्ड हो। ठीक है, क्या वो अंडर वर्किंग हो किसके, इंडियन गवर्नमेंट के या फिर किसी भी संस्थान के, लेकिन वो भारत का होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी हो, या तो वायुयान हो, एयरक्राफ्ट हो, या जहाज हो, शिप हो, और उस पर कोई कमिट हो गया ऑफेंस तो वो भारत में ही माना जाएगा। मान लो वो जहाज, वो एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही थी, मान लो एयर इंडिया की फ्लाइट दुबई जा रही है, फ्लाइट में बीच में 2 लोगों में झगड़ा हो गया, 2 लोगों में एक दूसरे का झगड़ा हो गया बहुत ज्यादा, तो एक दूसरे ने एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ दी, सीधी बात ऐसे मान लो, फ्लाइट के अंदर, और फ्लाइट थी उस टाइम ओमान के ऊपर, लेकिन वो भारत की फ्लाइट है, तो ऑफेंस कहां कमिट होगा, भारत को। बेटे सीधे सीधे प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझिए। ठीक है, लॉ को लॉ की तरफ से नहीं, प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिकली अपनी बिहेवियर में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसकी तीसरी कंडीशन ये है, इसकी तीसरी कंडीशन क्या है, सेक्शन 4 ऑफ आईपीसी का जो 3rd क्लॉज क्या कहता है, भैया आजकल हैकर काफी चल रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हैकर वगैरह बहुत है, आप लोगों ने देखा है। अब क्या है कि विदेश से मान लीजिएगा कोई व्यक्ति, नमाबिया से मान लीजिएगा, ब्राजील से मान लीजिएगा, भारत का ये है या विदेश का कोई भी है, भारत के किसी को भी टारगेट कर रहा है, मान लो इसरो को टारगेट कर रहा है, डीआरडीओ को टारगेट कर रहा है, राष्ट्रपति भवन को टारगेट कर रहा है, किससे, विद द हेल्प या रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर, ऐसे मान लीजिएगा, साइबर अटैक जिसे कहते हैं, तो वो भी ऑफेंस यही माना जाएगा कि उसने इंडियन जो कोड है, इंडियन लॉ कोड है आईपीसी, और ये इन सबके तहत ही उसकी लायबिलिटी बनेगी। क्लियर होगी बात, सबको समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी मुझे बता दीजिएगा। 4 सेक्शन हम लोगों ने पढ़े हैं, और इनको मतलब आप लोग ना बहुत ही देसी तरीके से पढ़िए, मेरा मानना तो ये है, देसी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसके बाद एक नेक्स्ट सेक्शन है आप लोगों का, मतलब एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये अभी का अभी एक सेक्शन है आप लोगों का, जिसे सेक्शन 5 सेविंग क्लोज कहते हैं। सेविंग क्लोज का मतलब ये है कि जैसे अदर और छोटे माइनर एक्ट हैं, कोई स्पेशल एक्ट है, भैया उन अगर वो इन्फोर्स हो रहे तो आईपीसी उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, आप इसके साथ ही ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसके साथ ही आप सेक्शन कौन से सेक्शन को पढ़ेंगे, सेक्शन 41 आप लोग लिख लीजिएगा, और 42, सेक्शन 41 और 42 आप सेक्शन नंबर 5 के साथ में पढ़ेंगे, और खासकर जैसे और आर्मी के लॉ हैं, आर्मीज इन सबके हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। सेक्शन 5 को किसके साथ में पढ़ना है, 41 और 42, कौन से सेक्शन 41 में सेक्शन 41 में कौन सी आपके बात की गई है, तो इस सेक्शन 41 में स्पेशल लॉ है, तो स्पेशल लॉ ऐसा लिख लीजिएगा, और 42 में क्या है आपके लोकल लॉ है, डबल एल है। बात क्लियर होगी सबको। तो सेक्शन
सेक्शन 5 क्या कह रहा है कि अगर कोई आपने स्पेशल प्रोविजन बनाया तो आईपीसी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मतलब जरूरी नहीं कि आईपीसी के तहत ही चीजें एग्जीक्यूट होंगी। बात क्लियर है सभी को? क्लियर है? तो हम लोगों ने एक आईपीसी का चैप्टर पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया। अब फटाफट से मैं आप लोगों को लेके चलता हूं एक माइनर एक्ट की ओर, और एक माइनर एक्ट का नाम है, फटाफट से देखेंगे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। हेडिंग डाल लेंगे चाहे, और इसे 2 मिनट में याद करा दूंगा आप लोगों के। जैसे आप लोग परेशान हो रहे हो कि सर 9 माइनर एक्ट पर याद नहीं हो रहे, तो ये भी आप लोगों के याद हो जाएंगे फटाफट से, ठीक है। तो एक बार दहेज प्रतिषेध अधिनियम डोगरी एक्ट देख लेते हैं। बस मैं इसमें 4 ही सेक्शन आपको पढ़ाऊंगा और 4 में पूरा एक्ट आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। डोगरी प्रोहिबिशन एक्ट 1861, ठीक है, 1861 का एक्ट है। इसको एक बार हम लोग जो है देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। 1961, ठीक है, 1900 है, ठीक है। इसको एक बार देखेंगे। इसके बारे में बेसिक चीजें तो मैं लिख देता हूं, लेकिन इसके सेक्शन याद करा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो एक्ट नंबर है, ये जो एक्ट नंबर है आप लोगों का, ये एक्ट नंबर है 28, उस साल का 28 था। इसकी जो इनेक्टमेंट है आप लोग नोट करेंगे, 20 मई आप लोग लिख लेंगे, 20 मई 1961 में, और ये लागू किया गया था 1 जुलाई, जिस दिन डॉक्टर डे भी होता है, लिख लेंगे 1961 को, ठीक है। ये 2 डेटें तो आप लोगों को याद रखनी है। टोटल सेक्शन कितने हैं इसमें? टोटल सेक्शन है इसमें 10, ठीक है। तो चलिए क्यों नहीं आज इन 10 सेक्शंस को एक बार ही पढ़ के लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं। केवल सेक्शन याद कराऊंगा मैं, ठीक है, और एक कहानी बताऊंगा, उस कहानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो सेक्शन डाल लेते हैं यहां पर। पहला सेक्शन तो देखो, सेक्शन फर्स्ट तो आपको पता ही होता है सबका, नेम, टोसो, टाइटल, ये सब होता है, इसको तो याद करने की जरूरत है नहीं। सेक्शन 2 में क्या है भैया? डेफिनेशन है, और डेफिनेशन किसकी है भैया? दहेज की, डोगरी की डेफिनेशन है, ये तो आप लोगों को याद रखना है, दहेज की, ठीक है। अब मैं इतने एलोबरेट करके नहीं पढ़ा रहा हूं कि क्या डेफिनेशन क्या है, वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, बस केवल एक हेडिंग है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। मतलब ये मैं कभी डिटेल में लॉ के बैच में ही देखूंगा, अभी इसमें नहीं कर रहे, ठीक है। तो सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 क्या है भैया? दहेज जो है ना, लेना एंड देना, इन दोनों पर इसका दंड दिया गया है, ठीक है। दहेज लेना और देना, इन दोनों के मामले में दंड देना पड़ेगा, सेक्शन 3 ये कह रहा है, ठीक है। क्लियर है? ये आप लोग याद रखें। कितना? 5 और 15 कोड याद रख लेना। कितना है? 5 ईयर और 15,000 रुपए, ठीक है। ये आप लोगों को इतना मैक्सिमम ऑफेंस जो है आप लोगों को देना पड़ सकता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? नंबर 4 तो यही हो गया कि आप दहेज दे रहे हो, ये तो लड़की पक्ष वाले हो गए, लेना देना, लेकिन मांगने की बात भी तो आ रही है, तो यहां पर दहेज मांगना लिख लेना। इंग्लिश मीडियम वाले डायरेक्ट भी खोल लेंगे, कहो तो मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, अगर इंग्लिश मीडियम वालों को परेशानी नहीं हो तो मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, ठीक है। दहेज लेना या मांगना, ये आप लोग सेक्शन नंबर 4 में पढ़ेंगे। अभी मैं किसकी कहानी सुनाऊंगा आपको, बड़े मजेदार वाली, ठीक है। तो आप लोगों को याद हो जाएगा। पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डोगरी, सेक्शन 4 कह रहा है, सेक्शन 4, ठीक है। ये सेक्शन 2, ये 3, ये 4 कह रहा है, ठीक है। डिमांडिंग डोगरी, ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद है, अभी मैं बता दे रहा हूं इसके लिए भी, इसमें भी क्या है भैया, इसमें आप लोग नोट करेंगे, इसमें नोट करेंगे, क्लियर है। मांगने के लिए आप लोग लिख लेना 6 मंथ से 2 ईयर तक की सजा हो जाएगी और 10 के आपको पेनल्टी पड़ जाएगी, ये भी आप लोग नोट कर लेना। मांगने पर, दहेज मांगने पर। अभी मैं एक बहुत मजेदार कहानी बताऊंगा, भूल के दिखाना इसको, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर आपका एक अमेंड किया गया इसमें, सेक्शन 4A आप लोग लिख लेंगे। मतलब भैया दहेज के मामले पे ना आपको विज्ञापन वगैरह नहीं निकलवाएंगे, मतलब एडवर्टाइज, एड लिख दीजिएगा, यहाँ पर एडवर्टाइज ही होता है ना, यानी विज्ञापन वगैरह, भैया ये नहीं निकलवाओगे आप बिल्कुल भी, ये बैन है बिल्कुल, बस ऐसे लिख लीजिएगा। फिर फटाफट से आगे एक सेक्शन है आप लोगों का, आप आगे सेक्शन देखेंगे, मेरे हिसाब से तो 5 और 6 छोड़ दीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, लिखेंगे 5। भाई लेने देने का कोई भी करार हो रहा है ना, तो वो एग्रीमेंट कोई भी हो रहा है, दहेज की बात हो रही है या कोई करार हो रहा है, तो वही वो वॉइड होगा, जीरो होगा।
सीधा लिख दो सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 में बस ऐसे हेडिंग याद कर लो, जीरो, सीधा जीरो है। दहेज लेना देना, इससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट है, कोई प्रस्ताव है, कोई एग्रीमेंट है, वो क्या होगा भाई साहब, और वॉइड होगा, यानी जीरो होगा भैया। इसके बाद इसके लिखेंगे 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 दहेज का, आप सेक्शन नंबर 6 और लिख लेंगे चाहो तो। सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 6 क्या है आप लोग यहां पे नोट करेंगे, लिख लेंगे लिखेंगे भैया किसी के बेनिफिट के लिए दहेज नहीं ले सकते आप लोग, किसी के फायदे के लिए क्या दहेज, ये आप लोग नोट कर लेना, ये लिखेंगे, ठीक है। यहां पर फायदा लिख लेंगे बस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव निकालना है हमें, तो बेनिफिट, बस बेनिफिट, बेनिफिट वाला आपको कीवर्ड याद करना है, पूरी चीजें याद नहीं करनी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन नंबर 7 आप लोग लिखेंगे 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 फटाफट से, अपराध का कॉग्निजेंस कौन लेगा, किसी का, अब ये मैटर तो हो तो गए लेकिन इन्हें सुनेगा कौन, तो आप लोग लिख लेंगे फर्स्ट, जेल फर्स्ट, फटाफट से लिख लेंगे, या फिर एमएम, ठीक है, या फिर एमएम, इन पे कॉग्निजेंस लेते हैं, आप लोगों को पता ही है, ठीक है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्लियर है। आगे बढ़े, इसके बाद लिखेंगे सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8 और डोगरी एक्ट देखेंगे, ठीक है। ये भैया नॉन बिल, ये अजमानतीय अपराध होंगे, क्या होंगे, अजमानतीय यानी नॉन बिलेबल ऑफेंस होंगे, ये आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। कैसे होंगे, यानी ये जो होंगे कैसे मामले होंगे, ये आप लोग नोट करेंगे, नॉन बिलेबल होंगे, नॉन बिलेबल ऑफेंस, NBW, ठीक है। ये तो वारंट हो गया, ऑफेंस लिखेंगे, शॉर्ट में लिख दो नॉन बिलेबल ऑफेंस, आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है। और ये एक चीज और नोट कर लेना, इसी में आप या तो पुलिस FIR पे भी हो सकता है, और आपने कंप्लेंट पढ़ा होगा परिवार 2D CRPC में पढ़ते हैं हम लोग, उस पे भी हम इस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ये JM फर्स्ट या MM, आप लोग इस पे भी याद रखेंगे। आगे बढ़े, इसके साथ साथ एक चीज और यहां पर मैं क्योंकि डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, इसका इंडेक्स ही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर इसके बाद आप लोग लिखेंगे 8A एक लिखेंगे, सेक्शन 8A ज्यादा जरूरी नहीं बट फिर भी देख लेते हैं। इसमें सबूत का भार यानी बर्डन की बात की गई है, ये किस पर होगा, सबूत का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ लिख लेंगे, सर्टेन केसेस में सेक्शन 4, अंडर सेक्शन 4 आएगा, अंडर सेक्शन 4, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत मांगने वाले पर, ठीक है। एक चीज और इसमें लिखेंगे, लास्ट लिखेंगे बस फटाफट से, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 9 लिखेंगे भाई, सेक्शन नंबर 9 लिखेंगे, सेक्शन नंबर 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पावर ऑफ गवर्नमेंट पावर दी गई है केंद्र सरकार को, ठीक है। और यहां पर सेक्शन नंबर 10 में, सेक्शन नंबर 10 में किसको पावर दी गई है, आप लोग नोट कर लेंगे, राज्य सरकार को, ठीक है। अब इसको याद कर लेते एक बार, ठीक है। इसको एक कहानी के माध्यम से, पावर का मतलब है इसके अंदर कोई अमेंड करना है, कोई रूल बनाना है, कोई चीज करनी है, तो सेक्शन 9 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है और यहां पर राज्य सरकार कर सकती है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी कहानी के माध्यम से मैं याद करा देता हूं, ठीक है, याद करा देते, डेयर एक्ट के सेक्शन से रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो ये एक कोई लड़का है, ये बॉय है, ठीक है, ये B नाम की कोई लड़की है, ये गर्ल है, ठीक है। तो एक इसको देखेंगे फटाफट से, ठीक है। सेक्शन के हिसाब इन दोनों की कहानी पर इस पूरे एक्ट को याद कर लेते, अभी 1 मिनट में आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो पहला सेक्शन तो आपको याद ही होगी, नाम है। दूसरे सेक्शन में क्या है, दूसरे में भाई डेफिनेशन दी गई है किसकी, दहेज की। अब सीधे बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 3 की बात यह है कि भाई सेक्शन नंबर जो 3 है, सेक्शन नंबर 3 जो है आप लोग याद रखेंगे, लिखेंगे, सेक्शन नंबर 3 जो है, मान लो ये ले रहा हूं दहेज या ये दे रहे हो, इन दोनों पे ही लागू होगा, कोई भी या तो ले लो या दे दो, दोनों पे ही लागू होगा, ये आप लोगों को याद रखना है, सेक्शन नंबर 3, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 क्या है, या तो ये इंडिविजुअल मांग रहा हो या फिर ये इंडिविजुअल ये मांग रही हो, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 4 इस पे होगा। कहानी में बता देता हूं आपको, मान लीजिएगा कोई गांव है और उस गांव में एक परिवार है, अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी नौकरी वाले से करना चाहते, तो उन्हें दहेज के बारे में पता नहीं था, लेकिन
उनके पेरेंट्स में बात चली कि भैया हमें अपनी बेटी की या बेटे की शादी करनी है। तो जब बड़े बड़ों में बात चलती है तो सबसे पहले जब कोई शादी होती है तो क्या बात चलती है? सबसे पहले यही तो बात चलती है कि भाई कितना हिसाब किताब है शादी का, यही तो बात होती है। तो सेक्शन नंबर 3 लेने देने की बात होगी, अभी शादी नहीं हुई है, लेने देने की बात होगी। तो अब घर वालों ने हामी भर दी, मतलब जो पेरेंट्स लोग हैं, बड़े लोग हैं, मीडिएटर के माध्यम से कि भाई 20 लाख 30 लाख की शादी करा देंगे, यही बात फिनिश हो गई। अब क्या हो गया, जिस दिन बारात आई, बारात आने वाली है या उसका लगन टीका है, कुछ भी है, अब इसमें से या तो ये लड़का या ये लड़की डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। यही तो होता है भाई, यही होता है प्रैक्टिकली। भाई शादी से एक दिन पहले पता चला लड़का गुस्से में बैठा है, लड़के के घर वाले गुस्से में, या तो इसने डिमांड कर दी या फिर इसने कोई डिमांड कर दी। तो यहां पर सेक्शन 4 लायबल होगा, ये आप लोगों को नोट करना पड़ेगा, यहां पर उन्हें दंड देना पड़ेगा। इतने में बात बन नहीं रही थी, इतने में भी बात नहीं बनी तो लोगों ने अपना नाम, जैसे कहते हैं ना रुतबा झाड़ना, विज्ञापन नोटिफिकेशन ऐड निकलवा दिया कि भैया हम तो अपनी लड़की की शादी कर रहे हैं, फॉर्च्यूनर दे रहे हैं, इतने लाख रुपए दे रहे हैं। या लड़के ने कहा भैया मेरी शादी में, मेरी शादी हो रही है तो ये दहेज मिलेगा, ये मिलेगा, वो ही मिलेगा। तो यहां पर सरकार ने कह दिया भैया समाचार पत्रों में यहां पर कोई भी आपको क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन या फिर एडवर्टीजमेंट नहीं कराना है। ठीक है, क्लियर होगी बात? क्लियर होगी? यहां तक दो परिवारों के बीच में बात चल रही है। इसके बाद में सेक्शन, अब इन दोनों के बीच में ये मामला पहुंच जाता है, शादी जहां चल रही है ना, अब शादी हो रही है मान लीजिएगा, शादी बात भनक पता लग जाती है पुलिस को। पुलिस को पता चल गई जब ये बात, ठीक है, तो पुलिस ने कह दिया पहली बात तो ये लेने देने का जो भी मामला है ना आपका, ये लीगल नहीं है। ये जो एग्रीमेंट हो रहा है ना आप लोगों के बाद में मीडिएटर के माध्यम से, ये क्या है, सेक्शन 5 में क्या कह रहा है, 0 है भाई। या किसी और पढ़ा लिखा आदमी था, उसने भी बता दिया ये एग्रीमेंट जो आपने बात हुई लेने देने की लीगल नहीं, भैया फंस जाओगे। तो सेक्शन 5 इस बात को कह दे रहा है। ठीक है, सेक्शन 5 ने क्या कह दिया, इसी बात को बता दिया भाई साहब कि भैया जो भी आप कह रहे हो ना ये गलत हो रहा है भाई। ठीक है, फिर इसके बाद आप अपने फायदे के लिए भी कर रहे हो, सर्टेन कंडीशन को छोड़कर, तो भी कोई बेनिफिट नहीं है। किसी ने ये भी राय दी उसे, फायदे के लिए भी नहीं करोगे आप, सर्टेन कंडीशन को छोड़कर, तब भी बात बनी नहीं, दोनों अड़ गए, दोनों पार्टी अड़ गई। ठीक है, मामला कहां पहुंच गया, जेएम फर्स्ट कोर्ट में पहुंच गया। अब कोर्ट में दो तरीके से जाएगा, या तो पुलिस के माध्यम से पहुंचा या फिर लड़के वाले ने डिमांड करी तो लड़की पक्ष ने कंप्लेंट डाल दी, परिवार डाल दिया। मान लो पुलिस ने कोई एक्शन ना लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है कि लड़के वाला पार्टी तकड़ी पार्टी हो, तो लड़की वाले बेचारे एफआईआर करने गए, पुलिस वाले ने मना कर दिया, लेकिन अब लड़की वाले कोर्ट में सीधे चले गए, तो वो किसमें चले गए, सेक्शन 7 में। क्लियर है बात सभी को? कोर्ट ने ये भी बता दिया कि भैया ये जो मामले हैं ये जो मामले हैं ना, आप लोग नोट कर लेना, ये जो है नॉन बिलेबल ऑफेंस है, ये आप लोगों को याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अजमानती और असमनीय है, ये आप लोग याद रखिए, नेगोशिएट नहीं कर सकते इन मामलों में। ठीक है, कोर्ट की प्रोसीडिंग सुनेगी, जो सजा होगी वो आप लोगों को दी जाएगी भैया। सेक्शन 8A में सेक्शन 4 से कह दिया बर्डन ऑफ प्रूफ किसके होगा, जो आरोप लगाएगा वही इस बात को प्रूफ करे भैया कोर्ट में। बाद में सरकार अपने रूल बनाई है। केंद्र सरकार क्या कह रही है, केंद्र के मामले में केंद्र सरकार ने रूल बना दिया। मान लो जिस शादी हो रही है वो मध्य प्रदेश का लड़का, लड़की उत्तराखंड की है, तो रूल कहां के चलेंगे, हो सकता है मध्य प्रदेश के रूल अलग हो, उत्तराखंड के अलग हो, तो केंद्र सरकार वाले चलेंगे। मान लो 2 जिले के, तो भाई राज्य सरकार के चलेंगे। बात क्लियर हो गई? इस तरीके से एक्ट को पढ़ना है हमें। अब बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इससे बनने वाले एमसीक्यू आज निकाल लेना, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? दोबारा बताऊं, 2 परिवार बैठे, शादी की बात चल रही है, पहले लेने देने की बात हुई, सेक्शन 3 में बात हो गई, सेक्शन 4 में फिर और डिमांड हो गई, सेक्शन 5 में एग्रीमेंट जो डिमांड हुई वो 0 हो गया, 6 में उसका कोई फायदा नहीं होगा, 7 में बात कोर्ट चली गई, 8 में भैया ये बिलेबल नहीं है, ये इसमें कोई नहीं हो सकता जो न्याय कानून कह रहा होगा, और बर्डन ऑफ प्रूफ वो होगा जिसने डिमांड करी थी, 9 में भैया केंद्र सरकार, 10 में भैया राज्य सरकार। ठीक है, याद हो गए सारे? चलिए, तो ये था आप लोगों का डोरी एक्ट मैंने करा दिए, आईपीसी का कुछ बेसिक चीजें देखनी है, साथ में करंट अफेयर मैंने आपको देख ली। अब मैं कुछ स्टैटिक पोर्शन आप लोगों को और करा देता हूं। स्टैटिक भी बहुत ज्यादा आप लोगों के आजकल एग्जाम में भी, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा स्टैटिक पोर्शन जो है वो आता है। ठीक है,
अच्छा एक क्वेश्चन बच रहा है, एक क्वेश्चन बच रहा है, पहले इसको देख लेते हैं फटाफट से। आप लोगों ने दिमाग लगाया था ना कि मैं मैथ के माध्यम से आईपीसी कराऊंगा। हाँ भाई बच्चों, एक एमसीक्यू बचा है, चलिए इसको देख लेते हैं। किस मंत्रालय द्वारा भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है? इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो है लॉन्च की गई थी? ये आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है। मतलब इसको देखेंगे फटाफट से। तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर है क्या? देखो इसके नाम से पता चल रहा है और कोई मैचिंग नहीं हो रहा, तुक्का मारेंगे तो किससे? वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर एयर चेंज, आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी मुझे बता दीजिएगा। हेल्थ मिनिस्टर किसके पास है अभी? स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है? बताइए जल्दी से। स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्टर किसके पास है? स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे? बताइए। तो वो है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया, ठीक है। मनसुख मंडाविया आप लोग लिख लेंगे, भारत के क्या है? हेल्थ मिनिस्टर है, ठीक है। और दूसरे कौन है? फूड, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग किसके पास है? तो उनका नाम लिख लेंगे, कौन है? पशुपति पारस। पशुपति पारस ये मिनिस्टर का नाम है भाई साहब, ठीक है। ये आप लिख लेंगे। कृषि और कल्याण मंत्रालय कौन थे? पहले तो नरेंद्र तोमर थे, अभी कृषि मंत्री तो शायद चेंज हो गए ना, नरेंद्र तोमर नहीं है अब। इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर तो आप रहे नहीं ना, वो तो चले गए थे, ठीक है। तो ये चेंज हो गया, इसको आप लोग जो है प्लीज देख लेंगे एग्जाम के तरीके से। क्लियर है? मैं आप लोगों को अब जो है आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सबमिट्स कराऊंगा। सबमिट्स क्लासेस समझ में आ रही है आप सभी को? कुछ फायदा हो रहा है नहीं हो रहा? आप लोग मुझे बताइए इस चीज को। कुछ सबमिट्स में करा देता हूं। एक सबमिट्स फटाफट से देख लेंगे जो आपके एग्जाम में आती है, सबमिट सम्मेलन, ठीक है। तो जल्दी से देखेंगे फटाफट से। आसियान समिट, आसियान 2023, ये कहां पर हुई थी? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया केवल वन वर्ड के रूप में लिखेंगे, ठीक है। ब्रिक्स कहां पर हुई है? 2023, ये आपकी ब्राजील में हुई है, ब्राजील। फिर आपकी G20 कहां पर हुई है? 2023, ये भारत में हुई है। SCO कहां हुई है? 2023 SCO ये हुई है आप लोगों की कहां पर? भारत में हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग नोट करेंगे किसके पास? नाटो की समिट, नाटो 2023, ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है लिथुआनिया में। लिथुआनिया की राजधानी है विनियस, वहां पर हुआ है, ठीक है। इसके बाद G7 2023 लिख लेंगे, ये हुआ भैया जापान में, अगला इटली में होगा, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग लिख लेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी सम्मेलन लिखिए, हिंदी समिट लिख लीजिएगा 2023 की। ये कहां हुई थी? फिजी में, फिजी के नाडी शहर में हुई थी, ठीक है। इसके साथ लिखेंगे आप लोग फटाफट से लिख लेंगे कोप 27 कहां हुआ अभी 2023 का? ये UAE में हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग प्लीज नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल करा देता हूं फटाफट से 5-10, और उन आर्टिकल के बाद फिर आप लोगों की क्लास यहीं पे खत्म कर देंगे, ताकि एग्जाम से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स आप लोगों के याद रहे, ठीक है। अच्छा 28 है यार, ये 27 मिस्र वाला हुआ था, ठीक है। 20 से अब मेरा दिमाग भी गर्म होने लगा है थोड़ा, ठीक है। चलिए 28 देख लेते एक बार, कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, आप लोग बताइए, ठीक है। 110 बताइए, आर्टिकल 117 बताइए, आर्टिकल 124 बताइए, आर्टिकल आप लोगों को बताने
317 नहीं 368 बताइए। एक आर्टिकल बताइए आप लोग, आर्टिकल है आप लोगों का 22, और एक आर्टिकल बताइए आप लोग, वो है 81। बस ये आर्टिकल आप लोग बताइए मुझे। आर्टिकल 110 में क्या है भैया, मनी बिल है, ठीक है, यहां पर फाइनेंशियल बिल है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। और आर्टिकल 22 बताइए मुझे, इससे रिलेटेड केस लॉ भी बताइए जल्दी से, कौन बताएगा फटाफट से, ठीक है। और 81 में क्या है आप लोगों की लोकसभा। अब आर्टिकल 22 कौन बताएगा, जल्दी बताइए। आर्टिकल 22, और जो मैंने डोरी एक्ट पढ़ाया ना, इसे कल की क्लास में फिर रिवाइज कराऊंगा, इसे मतलब उंगली पे करा दूंगा आप लोगों को। 22 बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए भैया, बताइए भैया क्या है आप लोगों को। इसमें क्या है, प्रोटेक्शन दी गई है किस चीज की, गिरफ्तारी के विरुद्ध, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। गिरफ्तारी के विरुद्ध क्या करा है, संरक्षण दिया गया, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ये कुछ आर्टिकल है, ये इस क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव है बार बार चीजें रिकॉल करना, बार बार चीजें आप लोगों को बताना। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी। हम हर क्लास को एक मल्टी डायमेंशनल में कोशिश करता हूं, क्योंकि कम समय पर मैक्सिमम चीजें आप लोग रिफ्रेश करते रहे, क्योंकि आप लोग घर पे पढ़ रहे हैं। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को क्लासेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कराना, ताकि आप लोगों को लगे। अब जैसे एमपी सिविल जज का एग्जाम आ रहा है, तो मैं कल या परसों से अब इसमें थोड़ा सा एमपी स्पेशल भी डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको परेशान मत होइएगा, कभी केस लो, कभी कोई और जीके, कभी कुछ ऐसे आप लोगों के एग्जाम के इर्द गिर्द ही रखूंगा सारी चीजें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।